रंग लाई CNBC आवाज की मुहिम। कॉल ड्रॉप होने पर कंज्यूमर को मिलेगा मुआवजा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई का फैसला। खराब सर्विस क्वालिटी पर भारी भरकम जुर्माना लगाने का भी ऐलान। I have also assured the telecom minister, the regulator, that we are doing everything possible. I'm personally monitoring it. देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने के सुनील भारती मित्तल का पॉजिटिव रिस्पांस। कहा कॉल ड्रॉप रोकने की करेंगे हर संभव कोशिश। बैंकों में फॉरेक्स घोटाले की जांच का दायरा और बढ़ा। बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एक्सिस बैंक तक पहुंची आंच। ईडी को 7 और बैंकों के शामिल होने का शक। Large amount of money itself is deposited in cash. It's the same amount which could have been rotated again and again. आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी बड़ी राहत। EPFO, जनधन, मनरेगा और पेंशन में आधार को दी मंजूरी। अतिरिक्त स्पेक्ट्रम घोटाले में पूर्व टेलीकॉम सचिव श्यामल घोष समेत सभी आरोपी बरी। सूजी कोर्ट ने CBI को लगाई फटकार। कहा झूठा और गढ़ा हुआ दाखिल किया आरोप पत्र। वित्त मंत्री ने UPA पर साधा निशाना। I think Shyamal Ghosh was an outstanding, honest officer. It was highly improper for the CBI to have prosecuted an officer of that kind. 3 दिन की गिरावट के बाद बाजार में लौटी रौनक। निफ्टी 8,100 के निकला पार। सेंसेक्स भी 27,000 के ऊपर। कल आएंगे दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। मिड कैप कंपनियों में टाटा स्पॉन्ज, टाटा मेटालिक्स, NIT टेक और आइडलवाइज के नतीजों पर भी रहेगी नजर। और मुंबई में फिर खुलेंगे डांस बार। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार पर लगी रोक हटाई, लेकिन फडणवीस सरकार अब भी है रोक के पक्ष में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले कुछ और हेडलाइन। लगातार 9 महीने की गिरावट के बाद सितंबर में बड़ा एक्सपोर्ट में हुई थोड़ी बढ़त। व्यापार घाटे के मोर्चे पर भी मिली राहत। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली जयपुर हाईवे का लिया जायजा। हाईवे का काम फटाफट पूरा करने का दिलाया भरोसा। सुपरहिट साबित हुई ई-रिटेलर्स की सेल। फ्लिपकार्ट ने 10 घंटे में बेचे 5 लाख मोबाइल फोन। अमेजॉन की भी पिछले साल के मुकाबले 4 गुना ज्यादा बिक्री। और आईफोन 6s और 6s प्लस का इंतजार हुआ खत्म। आज रात से देश में मिलेंगे आईफोन के दोनों फ्लैगशिप स्मार्टफोन। नए आईफोन पर कितनी है दीवानगी, दिखाएंगे आगे। तो ढेर सारी खबरें हैं आज आपके लिए आवाज एट 9 में, लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे कॉल ड्रॉप पर ट्राई की सख्ती की। कॉल ड्रॉप पर आवाज की मुहिम रंग लाई है। हम आपको बता दें, हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने फैसला लिया है कि अगर कॉल ड्रॉप होते हैं तो टेलीकॉम कंपनियां कंज्यूमर को मुआवजा देंगी। इस बारे में अंतिम ऑर्डर कल आ सकता है। कॉल ड्रॉप पर पूरी चर्चा के लिए अब हमारे साथ है हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय और साथ ही जुड़ रहे हैं GSM मोबाइल कंपनियों के संगठन COI के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूज। मैथ्यूज साहब, स्वागत है। लेकिन लक्ष्मण, पहले आपसे बात करते हैं। अब जो TRAI ने कहा है कि आपको मुआवजा देना होगा, तो किस तरीके का ये मुआवजा होगा, किस तरीके के नियम यहां कॉल ड्रॉप के लिए TRAI ने तैयार किए हैं? देखिए, जो मुआवजा होगा वो कॉल ड्रॉप के एवज में दिया जाएगा। दरअसल यहाँ पे कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई TRAI में, और उस बैठक में तय किया गया कि कॉल ड्रॉप के एवज में अब कंज्यूमर को मुआवजा देना जरूरी हो गया है और टेलीकॉम कंपनियां मुआवजा दें। तो ये फैसला ले लिया गया है और इसको लेकर औपचारिक ऑर्डर जो है जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कल इस बारे में औपचारिक ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। ये मुआवजा क्या होगा, कितना होगा, इस बात का खुलासा अभी नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम ध्यान दें कंसल्टेशन पेपर को लेकर के, तो वहां पे कहा
कहा गया था कि अगर शुरू के 5 सेकंड से पहले अगर कॉल ड्रॉप होता है तो कॉल ड्रॉप का चार्ज, कॉल का चार्ज नहीं लगेगा। एक विकल्प ये दिया गया था। उससे ज्यादा 5 सेकंड से बाद वाले कॉल में जाकर कॉल ड्रॉप होता है तो जिस सेकंड में कॉल ड्रॉप होगा, जिस मिनट में होगा, उस मिनट का चार्ज आपको नहीं दिया जाएगा। ये तमाम तरह के विकल्प यहां पे सुझाए गए थे और उसी के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि कॉल ड्रॉप के एवज में कंज्यूमर को मुआवजा दिया जाए। इस मुआवजे वाली खबर पर सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने खबर बताई थी। ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है। इसके बाद शाम में टीआरआई ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया और एक कॉल ड्रॉप से पहले क्वालिटी ऑफ सर्विस सुधारने को लेकर भी सख्ती उठाई है और कहा है उस रिलीज में कि क्वालिटी ऑफ सर्विस के जो मापदंड तय किए गए हैं वो मापदंड पर अगर टेलीकॉम कंपनियां खरा नहीं उतरती हैं तो उनके ऊपर भारी भरकम आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। अगर किसी एक मापदंड का उल्लंघन करता हुआ पाई गई कोई कंपनी तो 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर बार बार उसी गलती को टेलीकॉम कंपनी दोहराती है तो वहां पे 2 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा। तो यानी अब कह सकते हैं कि टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ सरकार टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरआई काफी सख्त होता दिख रहा है। लेकिन कॉल ड्रॉप नई समस्या नहीं है। आखिर सरकार पर ऐसा क्या दबाव बना जो इतना कड़ा फैसला लेना पड़ा? जी देखिए, इसका काफी ज्यादा क्रेडिट मैं खुद सीएनबीसी आवाज को देना चाहूंगा क्योंकि सबसे पहले सीएनबीसी आवाज एक चैनल था जिसने कॉल ड्रॉप के खिलाफ काफी बड़ी मुहिम चलाई थी। बड़े बड़े दिग्गज सीएनबीसी आवाज के प्लेटफॉर्म पर आके बताया था कि कॉल ड्रॉप बहुत ज्यादा है, इस पर सरकार को सख्ती करनी चाहिए। यहां तक कि सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर जब सबसे ज्यादा 8 मंत्री एक प्लेटफॉर्म पर सीएनबीसी के प्लेटफॉर्म पर जुटे थे तो वहां भी रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कॉल ड्रॉप एक बड़ी समस्या है, हमको इसको लेकर सख्त कदम उठाना होगा और लगातार हम इस मुहिम पर बने रहे और आखिरकार यहां पर जाकर के सरकार ने फैसला लिया कि कॉल ड्रॉप को रोकना होगा और टेलीकॉम कंपनियों को जुर्माना देना होगा, हर्जाना देना होगा। हालांकि हर्जाना बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हुआ कि उनके ऊपर बोझ पड़े, लेकिन एक कड़ा संकेत जरूर है कि टेलीकॉम कंपनियां अब यहां पर अपनी व्यवस्था को सुधारे ताकि कॉल ड्रॉप ना हो। दूसरा, एक राजनीतिक दबाव भी सरकार के ऊपर काफी ज्यादा बन रहा था। बिहार चुनाव में वहां पर कॉल ड्रॉप एक मुद्दा बन गया था तो ऐसा लग रहा था कि सरकार की एक बड़ी नाकामी के तौर पर उभर कर ये सामने आ रहा है कॉल ड्रॉप का मुद्दा। ये सरकार के ऊपर दूसरा दबाव था जो कॉल ड्रॉप को लेकर सरकार को तुरंत में यह फैसला लेना पड़ा। जी लक्ष्मण बने रहे हमारे साथ। इधर हम ये भी सुना दें दर्शकों को कि भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने साफ किया है कि कंपनी कॉल ड्रॉप रोकने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। इनफैक्ट वो खुद उसे मॉनिटर कर रहे हैं। Whole industry is focused on managing the call drop issue. I think it is a serious issue. We cannot not take responsibility, and I have also assured the telecom minister, the regulator, that we are doing everything possible. I'm personally monitoring it. I can tell you, Bombay is now in reasonably great shape. Delhi is moving into that direction day by day. Some parts of Latin Delhi, we are still struggling. The government has come out with the policy of giving us more towers in the government buildings, and you will see some changes in the और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं COAI के DG राजन मैथ्यू साहब, स्वागत है आपका। मुझे पता नहीं कि अगर आपको याद है, लेकिन आपकी और हमारी जब चर्चा पिछले बार हो रही थी कॉल ड्रॉप पर और ये सवाल हमने आपसे पूछा था कि मुआवजा क्यों नहीं देना चाहिए जैसे कुछ देशों में दिया जाता है, और आपने कहा था कि हो ही नहीं सकता, अब तो करना पड़ेगा। So, first of all, let me apologize. My Hindi is not ready for prime time. So, what we would like to say from the operator's perspective is that we own the issue, we are responsible for the issue, and we will fix the issue. However, we do not believe that this issue of penalizing us or giving some type of compensation to the consumer is the right way to fix the issue. The problem is on our network. The problem is not necessarily, we understand the consumer faces a problem, but trying to compensate the consumer, we don't believe is the right way to fix the problem. जी, तो फिर आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए, क्योंकि काफी वक्त हो गया ये समस्या चल रही थी और एक वक्त या एक बड़ा वक्त बीतने के बाद ही TRAI को ये कड़ा कदम उठाना पड़ा क्योंकि सब परेशान हैं। So, first of all, let me say that all of our operators have already gone to 1 second billing so that the consumer does not have a financial loss. Now, if the TRAI comes back and says, in addition, you have to give, a certain amount beyond 5 seconds or 3 rupees or 1 rupee for every 3 calls, we don't know the details as yet. That is going to take away resources from the operators, which should be invested in improving the network. Improving the network is what is going to solve the problem, not just giving money back to the consumer, because the consumer is going to use it again in the areas where there are problems. So that's not going to help the consumer or the company.
नहीं, लेकिन मैथ्यू साहब अगर इसको इस तरह से देखें कि जब कॉल ड्रॉप होता है और आप कह रहे हैं कि 1 सेकंड की बिलिंग हो गई है इसलिए उसका नुकसान नहीं है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस के कॉल पर है वो कट जाता है, कोई अपने क्लाइंट से बात कर रहा है, कई सारी ऐसी चीजें होंगी जिस पर एक कॉस्ट लगता है, वो कॉस्ट की भरपाई कौन करेगा? क्योंकि कंज्यूमर पैसे देकर एक सर्विस ले रहा है, वो सर्विस अगर नहीं मिलती तो उसका तो मुआवजा भरना पड़ेगा। So we absolutely agree that the consumer should have clear, consistent, faultless service. That is clearly what we are trying to strive for. But please let us ask ourselves the question, why are we having the problem? It is mounted in the last couple of months. One, the demand on our networks has risen because of the introduction of 3G, 4G data services. Our networks cannot keep up. Why? Because we do not have enough spectrum and we don't have enough towers. If you can fix those problems, then we can fix the problem of making sure that the consumer has good experience. Let me also give you an example. While we are trying to put new towers in Delhi, the municipal commissioners and the municipalities have shut down over 300 towers. So you have to ask, where is the problem and why is only the operators being penalized? मैथ्यू साहब, ये बातें आपकी बिल्कुल सही हैं, लेकिन अब ये बातें आपके और सरकार के बीच में, जब वो आपसे या TRAI आपसे कहता है कि आपको जुर्माना भरना होगा या कंपनसेट करना होगा, तो ये अपनी प्रॉब्लम्स आपने उनके सामने भी रखी होगी, तो इसका समाधान तो आप दोनों को ही मिलके निकालना है, कोई कंज्यूमर क्यों भुगते? So first of all, we have to ask ourselves and we have to look to see what type of relief the TRAI is going to propose for the consumer. We don't know those details, so we will look closely tomorrow when that comes. But let's say that we do know this. First question that we have to ask is that can our systems today and can our networks provide the type of information that allows us to comply with the requirements of TRAI? क्या आप लोग इसको चैलेंज करेंगे? क्या आप इसको चैलेंज करेंगे? क्या कोर्ट पे जा सकते हैं? So that is not our first line of response to go immediately to the courts, but we will look very closely and we will try to invest in our networks, we will try to solve it. Problem is, those issues that are not under our control cannot be attributed to us. That's why we have to look very carefully at what is going to come from the TRAI. Legal option खुला हुआ है? Yes, of course, every company has legal options and we will look at our legal options in terms of what is required and the cost associated and whether we can comply. If we cannot comply because of constraints, then of course we might have to ask the courts to look into the matter. But that is not our first preference. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन मैथ्यूज जी हमसे बात करने के लिए सारे मामले पर। और CNBC आवाज ने सबसे पहले कॉल ड्रॉप का मुद्दा उठाया था और लगातार कंज्यूमर की इस परेशानी को उठाता रहा है। खुद टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आवाज की इस मुहिम की तारीफ की थी। मई में सरकार के साल भर पूरे होने के मौके पर आवाज के मंच पर रविशंकर प्रसाद ने वादा किया था कि वो इस समस्या को सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जब मैं देश का टेलीकॉम मिनिस्टर हूं तो देश के हर कंज्यूमर का मेरे ऊपर अधिकार है और अगर प्राइवेट कंपनी के भी कॉल ड्रॉप होंगे तो मैं उनकी भी खिंचाई करूंगा और उनको भी जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने टेलीकॉम सेक्रेटरी को कहा उनको बुलाइए, जनता की शिकायत बताइए, वो अपना अप्रूव करें। और जहां तक आपने बात की वो दाम बढ़ाते हैं, तो मैं तो रोज अखबार में देखता हूं कि 4th क्वार्टर में उनका प्रॉफिट बढ़ गया, 5th क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ गया। एग्जैक्टली। तो ये उनको भी समझना पड़ेगा कि अगर उनको हिंदुस्तान के बाजार में रहना है तो कॉल ड्रॉप कम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने चूंकि अभी इसका जिक्र किया कि हमने इस मुद्दे को उठाया, तो मैं मार्केटिंग नहीं करना चाहता हूं चैनल की, लेकिन पिछले 20 दिन के अंदर हमने कॉल ड्रॉप पर ऐसा अभियान चलाया, मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपका मैं अभिनंदन करता हूं। इसको और आगे बढ़ाइए। अकाउंटेबिलिटी खाली नेताओं की नहीं होना चाहिए, सर्विस कंपनी की भी होनी चाहिए। और अब ट्राई के फैसले में भी आवाज की इस मुहिम का असर दिख रहा है। यहाँ से छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद स्पेक्ट्रम पर कोर्ट ने CBI को क्यों लगाई फटकार, देखिए आगे। और नए आईफोन के लिए खत्म होने वाला इंतजार, नए आईफोन के लिए कैसी है दीवानगी, बस थोड़ी देर में आपके सामने आएगी।
बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े फॉरेक्स घोटाले के बाद ईडी ने आज एक और फॉरेक्स घोटाले का खुलासा किया है, जिसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से करीब 500 करोड़ रुपए विदेशी बैंक में ट्रांसफर किए गए हैं। आरोपी मनीष जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक साहू से। दीपक, फॉरेक्स घोटाला हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होते जा रहा है, कई सारे बैंक अब इसमें फंसते नजर आ रहे हैं, ताजा डिटेल क्या है? जी देखिए, फॉरेक्स के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा ये धंधा जो चल रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा से शुरू हुआ था, लेकिन अब दूसरे बैंक भी अब इसकी चपेट में आने शुरू हो गए हैं। जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज एक केस रजिस्टर किया है, जहां पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के गाजियाबाद ब्रांच से करीब 505 करोड़ रुपए विदेशी बैंक, खासकर हांगकांग में HSBC बैंक में ट्रांसफर किए गए थे रेमिटेंसेस के तौर पर। और यहां भी सेम मोडस ऑपरेंडी जो बैंक ऑफ बड़ौदा में इस्तेमाल किया गया था, फर्जी इंपोर्ट्स के नाम पर रेमिटेंसेस भेजे गए थे और एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। इस केस में भी 505 करोड़ रुपए मनीष जैन नाम के युवक ने यहां पर ट्रांसफर किए थे HSBC बैंक को, और फर्जी इंपोर्ट्स के नाम पर किया गया था यह ट्रांसफर, लेकिन कोई भी फिजिकल इंपोर्ट यहां पर नहीं हुआ। तो ये कुल मिला के 2010 से 2014 के दौरान का मामला है, जहां पर ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। तो कुल मिला के ये ईडी के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है। इसके अलावा सोर्सेज में ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कई और बैंकों पर यहां पर नजर बनाए हुए हैं। उनमें 7 प्राइवेट बैंक्स हैं, जहां पर इन बैंकों से भी सेम मोडस ऑपरेंडी को अपनाकर करीब 557 करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में भेजे गए फिजिकल इंपोर्ट्स के नाम पर, लेकिन कोई भी वहां पर फिजिकल इंपोर्ट्स नहीं हुआ और एक तरह से ब्लैक मनी यहां पर रूट किया गया है बाहर के बैंकों में। जिन बैंकों का नाम सामने आ रहा है उनमें ING वैश्या, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, यस बैंक और DCB बैंक शामिल है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बैंकों का दायरा लगातार बढ़ रहा है इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, आगे आने वाले समय में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सभी बैंकों के मैनेजमेंट से पूछताछ कर सकती है कि आखिरकार उनके नो-हाउ के बिना ये पूरा मामला, ये पूरा मनी ट्रेल जो है कैसे चल रहा है। जी शुक्रिया। इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंक ऑफ बड़ौदा मामले में कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कोई कार्रवाई तय होगी। उन्होंने कहा कि CBI, ED, SFIO अभी जांच कर रहे हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। Large amount of money itself is deposited in cash. It's the same amount which could have been rotated again and again. But the fact that this has been done either with the object of achieving an unlawful gain in terms of duty drawbacks or some such activity, that will depend on the nature of investigation. Now you have the CBI investigating, you have the ED investigating, you have the SFIO investigating, you have the tax people looking into it. So once these reports, the investigative agencies form a prima facie opinion, I think it's only then the magnitude, the nature and the kind of people involved in it, I think will absolutely become clear. और अब बात एक बड़ी खबर की, आधार के इस्तेमाल का दायरा बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में आदेश दिया है कि मनरेगा, पेंशन, EPF और जनधन योजना में आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार के लिए कितनी राहत की बात है, समझने के लिए चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, आज सुप्रीम कोर्ट ने आधार का दायरा तो बढ़ा दिया, जाहिर है कि सरकार की थोड़ी चिंता कम जरूर हुई है, साथ में ही आधार का इस्तेमाल अब तक हो रहा था, अब इसके इस्तेमाल में क्या अंतर आएगा? देखिए, अब तक जो आधार का इस्तेमाल हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद LPG बंटवारे में और PDS में यानी सरकारी राशन की दुकानों में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में आधार का इस्तेमाल किया जा रहा था। बाकी जगह आधार का इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए, इसको लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। लिहाजा जब अपील यहां पे दाखिल की गई तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप PDS, LPG के अलावा 5 अलग अलग सरकारी योजनाओं में भी आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री जनधन योजना में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंशन की जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, EPFO में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के अलग अलग योजनाओं में इसके इस्तेमाल की छूट दी है, लेकिन शर्त यह है कि आधार का इस्तेमाल आप जरूरी नहीं करेंगे, बाध्य नहीं बनाएंगे, उसको मैंडेटरी नहीं बनाएंगे, स्वैच्छिक तौर पर होगा, वॉलंटरी आप इस्तेमाल करेंगे। यहां पर तो सरकार के लिए थोड़ी सी राहत यहां पर मिलती हुई दिख रही है। अब सरकार को ऊपर निर्भर ये करता है
है कि इस आधार को कैसे बढ़ावा देती है। जिनके पास आधार है उनके पास समय पर सब्सिडी पहुंच जाए, पूरी सब्सिडी पहुंच जाए, ये अगर सुनिश्चित कर देगी सरकार तो लोग खुद ब खुद आधार के इस्तेमाल को बढ़ावा से लेने शुरू कर देंगे। लेकिन जो मूल मुद्दा है कि क्या आधार लोगों की प्राइवेसी को खतरे में डालता है, क्या प्राइवेसी लोगों का मौलिक अधिकार है, इस मुद्दे पर लार्जर बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का होगा 9 जजों का बेंच, वो उस पर फैसला लेगा। उस पर जब तक कि फैसला नहीं आता तब तक किसी भी सरकारी योजनाओं में आधार को जरूरी बनाना सरकार के लिए मुमकिन नहीं होगा। साथ में सरकार को यह भी एफिडेविट देना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि आधार जिनके पास है उनको और जिनके पास आधार नहीं उनको, दोनों में जो सुविधाएं देंगे उसमें किसी भी तरह का हम भेदभाव नहीं करेंगे। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए लगे हाथ हम यहां पर बात करते हैं आधार पर हमारी खास सीरीज की। आधार ने देश के उन लाखों बुजुर्गों को बड़ी राहत पहुंचाई है जिन्हें हर साल बैंक में ये जाकर सबूत देना होता था कि वो जिंदा है। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने बात की ऐसे बुजुर्गों से जिन्हें अब बैंकों के चक्कर काटने से छुटकारा मिल गया है। ये है 96 साल के टीके रामचंद्रन। 46 साल तक सरकारी नौकरी करने के बाद सोचा था कि पेंशन के सहारे जिंदगी आसानी से कट जाएगी, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। बिस्तर से उठ नहीं पाते, ऊपर से बैंकों के नियम ऐसे हैं कि हर साल बैंक पहुंचकर खुद के जिंदा होने का सबूत देना पड़ता है। लेकिन आधार ने इस मुसीबत को दूर कर दिया है। इस सुविधा से इनके बेटे को भी राहत मिली है जो पिता की जगह बैंकों के चक्कर लगाते थे। पिछली बार फॉर्म दिया था, उन्होंने वो फॉर्म भर के मैंने वहाँ दिया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ये दूसरा फॉर्म, फिर दोबारा वहाँ से यहाँ आया, यहाँ आके फिर दोबारा इनसे साइन करवा के फिर वो जो है आपके गेस्टर ऑफिसर से साइन करवा के फिर देना पड़ता। अब कितने चक्कर लग गए आप ये देख लो मेरे लिए। 96 साल के टीके रामचंद्रन जी की तरह ही देश में हजारों ऐसे सीनियर सिटीजन पेंशनर्स हैं जिनकी सेहत अब इजाजत नहीं देती कि वो हर साल नवंबर में खुद बैंक जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराएं ताकि उनकी पेंशन जारी रहे। 87 साल के वजीर चंद्र गंगाधर के हाथ भले ही अभी कांप रहे हों, लेकिन एक समय में यही हाथ देश की रक्षा के लिए काम आते थे। लेकिन राहत की बात यह है कि कमांडर के इस कांपते हाथों को आधार का सहारा मिल गया है, जिसके जरिए हर महीने पेंशन इनके खाते में बिना किसी जद्दोजहद के पहुंच जाती है। 80 साल के इंद्रजीत सिंह होरा आधार की ताकत को पहचानते हुए पेंशनर्स के बीच इसके प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। मेरा एक क्वार्टरली बुलेटिन निकलता है, इसमें हम जितने गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं या वट एवर वी वांट टू एडवाइज आवर पेंशनर्स मेंबर्स, वी प्रिंट इन इट एंड वी स्ट्रेस देम कि आप आधार कर दीजिए। पिछले साल नवंबर में ई लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की गई थी। इसमें पेंशनर्स का बैंक खाता उनके आधार नंबर से जोड़ा जाता है। इसके बाद पेंशनर्स को हर साल बैंक आकर लाइफ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 नवंबर आने ही वाला है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 20 to 25% लोग जो है लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उनको कॉन्टिन्यूसली बिना रुके हुए बिना ब्रांच में जाए हुए मिलती रही। सिर्फ सरकारी पेंशन ही नहीं बल्कि सरकार की ओर से हाल ही में लॉन्च की गई अटल पेंशन योजना जैसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में भी आधार काफी असरदार साबित हो रहा है। कहा जा सकता है कि आधार भले ही एक कार्ड हो लेकिन इसके फायदे कई हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। कानूनी दांवपेच में फंस गया है आधार। इसके इस्तेमाल को लेकर उठ रहे हैं सवाल, लेकिन आवाज बताएगा आधार की हकीकत। कैसे लोगों की लाइफ आसान बना रहा है आधार। सोमवार से CNBC आवाज की खास सीरीज, बदलती जिंदगी का आधार। NSCL और FTIL के मर्जर पर जल्द हो सकता है फैसला। पूरी खबर दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। और अदानी ग्रुप को क्या डबल बोनांजा मिला है, ये भी देखिए आगे। iPhone 6s और 6s Plus का इंतजार कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला है। इसको लेकर दीवानगी चरम पर है। सीधे चलते हैं अपने संवाददाता यश भट्ट के पास जो इस वक्त मुंबई के लोअर परेल में पैलेडियम मॉल में है। यश, बताइए iPhone 6s और 6s Plus को लेकर किस तरह का वहां पर उत्साह दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट शायद लोग अभी नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन प्रिपरेशंस कैसे?
बिल्कुल, प्रिपरेशंस तो काफी अच्छे लग रहे हैं। मैं इस वक्त यहाँ पे मोबाइल स्टोर के अंदर खड़ा हुआ हूँ और प्रिपरेशंस चल रहे हैं काफी अच्छे से, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो रिस्पांस जैसे कि आपने बताया थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मोबाइल स्टोर के साउथ इंडिया के हेड खड़े हुए हैं मिस्टर अमित प्रकाश। अमित जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताएं, आईफोन 6 का जब प्री बुकिंग चल रहा था और आईफोन 6s का जो अभी चल रहा है, उसके अंतर क्या देख रहे हैं आप उन दोनों के बीच में? थोड़ा सा अंतर जो मुझे दिख रहा है, काफी सारे ऑनलाइन प्लेयर्स भी इस बार प्री बुकिंग ले रहे हैं, जो पिछली बार केस नहीं था। उसके बावजूद भी अगर हमारे नंबर पिछली बुकिंग के ऑलमोस्ट ही हैं, तो आप समझेंगे तो ओवरऑल तो 6s का क्रेज ज्यादा है, बिकॉज अभी प्री बुकिंग काफी लोग करने लगे हैं एज कम्पेयर टू पिछले साल। तो हमारे नंबर मोरलेस वहीं पे हैं, और जो हम सेल के बारे में बात करें तो वी आर लुकिंग एट 30-40% ग्रोथ ओवर व्हाट वी हैव डन ऑन 6s। तो हमारी तैयारी तो 30-40% ऊपर की है। बिल्कुल, तैयारी तो यहाँ पे दिख रही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जिस तरह से प्री बुकिंग्स की बात चल रही है, स्पेसिफिकली कितने नंबर्स हमने देखने को मिले प्री बुकिंग्स के अंदर, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रात को 12 बजे कितने लोग लेने को आएंगे? 12 का सर अगर बात करें रात में, तो जितनी भी प्री बुकिंग होती है मिडनाइट लॉन्च की, लास्ट ईयर से हमने ये शुरू किया था, 100% स्ट्राइक रेट होता है। जो मिडनाइट लॉन्च वाले होते हैं वो आते ही आते हैं। यहाँ तक कि लास्ट ईयर हमने 3 बजे तक ये स्टोर खोल के रखा था, क्योंकि वो फ्लाइट से आ रहे थे, लेट हुए थे, पहुंचे, तो उसमें कभी कोई कमी आती नहीं है सर। आईफोन एक कहते हैं ना, नशे जैसा होता है, जिसको आ गया वो आ गया, तो हमें उसकी चिंता नहीं है। बिल्कुल, तो ये नशा जो है आज रात को 12 बजे छाने वाला है। मैं यहाँ पे फिर से बना रहूंगा और आपको बताता रहूंगा आगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन फिर अभी फिलहाल हम देख रहे हैं तैयारियां पूरे जोश पे हैं। जी चलिए यश, गुड लक आपको, और वहां पर शायद कुछ देर में थोड़ी और भीड़ दिखे जो आईफोन के लिए आ जाए। ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट इनका लगा विपिन, के आईफोन नशे जैसा है। और जो बात उन्होंने कही जो मुझे भी बहुत आश्चर्यजनक लग रही कि लोग फ्लाइट लेके आते हैं, मतलब न सिर्फ इस शहर से बल्कि दूसरे शहरों से भी फ्लाइट लेकर मुंबई में आईफोन लेने आ रहे हैं, तो नशा ही है। देखना होगा आज रात को 12 बजे कितने लोग जुटते हैं। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अतिरिक्त स्पेक्ट्रम घोटाले में 2G कोर्ट ने सीबीआई को लगाई है फटकार, क्यों, सुनिए। और अदानी ग्रुप को मिला डबल बोनांजा, क्या है डिटेल्स, देखिए आगे। NSCL और FTIL का मर्जर अब आखिरी चरण में है। वित्त मंत्रालय के आज जारी एक बयान से इसकी पुष्टि हो गई है। वित्त मंत्रालय ने आज शाम ये सफाई जारी की कि NSCL और FTIL के विलय के मसले पर वित्त मंत्रालय के 2 विभागों में कोई मतभेद नहीं। वित्त सचिव की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस साल 20 जनवरी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राजस्व विभाग को ये लिखा था कि इस विलय के लिए ये वक्त सही नहीं लग रहा है और इसे जांच और मुकदमे के काम में रुकावट आ सकती है। बयान में कहा गया है कि सीबीडीटी से भी राय लेने के बाद राजस्व विभाग ने टिप्पणी कंपनी मामलों के विभाग को भेज दी थी। पता चला है कि विभाग कानूनी तौर पर विलय का काम आगे बढ़ा रहा है और वो अब आखिरी चरण में है। वित्त सचिव के बयान में कहा गया है कि 2 विभागों के किसी मसले पर अलग अलग राय होना कोई अनोखी बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का शक पूरी तरह बेबुनियाद है कि राजस्व विभाग किसी प्राइवेट पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहता है। इससे पहले एक खबर आई थी कि राजस्व विभाग ने दोनों कंपनियों के मर्जर का विरोध किया है और इस मसले पर आर्थिक मामलों के विभाग के साथ उसका मतभेद है। 2002 के अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मामले में भारतीय एयरटेल और पूर्व टेलीकॉम सचिव श्यामल घोष समेत सभी आरोपियों को राहत मिली है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। जस्टिस ओपी सैनी की अगुवाई वाली कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को विरोधाभासों से भरा हुआ बताया और कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि कोर्ट ने मामले में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व टेलीकॉम सचिव श्यामल घोष को ईमानदार ऑफिसर बताया। नेटवर्क 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार ने यह बात कही। साथ ही वित्त मंत्री ने इस पूरे मामले में यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। Shyamal Ghosh was an outstanding, honest officer. It was highly improper for the CBI to have prosecuted an officer of that kind. And the background of the prosecution was very clear. The UPA government was riddled with telecom scams. And 2 of their ministers one has been prosecuted, one is being prosecuted. So 2 of their telecom ministers were prosecuted. When the 3rd gentleman took over as the telecom minister,
he thought of a new strategy. So in order to deflect from the UPS telecom scams, he wanted to concentrate on what he thought was an NDA scam. भारतीय एयरटेल ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है और कंपनी का कहना है कि इस फैसले से उसका पक्ष सही साबित हुआ है। We are very happy with the decision of the court and our stand has been vindicated. We've always mentioned that as a corporate citizen, we are probably one of the high standards of this country and have always been very proud of that. और बाजार में लगातार 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लग गया है। ग्लोबल बाजारों के अच्छे संकेतों से बाजार मजबूती के साथ खुले और पूरे दिन बाजार में हरियाली बनी रही। सेंसेक्स 27,000 के ऊपर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 8,100 के पार चला गया। ऑटो और बैंक शेयरों में खरीदारी देखी गई, वहीं कैपिटल गुड्स और ऑयल एंड गैस शेयरों में भी गर्मी देखने को मिली। हालांकि आईटी शेयरों पर दबाव देखने को मिला। जिन दिग्गजों ने आज दम दिखाया उनमें टाटा स्टील, कोल इंडिया और आईटीसी शामिल है, लेकिन हिंडाल्को, सिप्ला और HUL में कमजोरी दिखी। अब बाजार को रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूसरी तिमाही के नतीजों का इंतजार है जो कल शाम को आएंगे। तो कैसे रहेंगे नतीजे बनाने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी। नीरज, क्या उम्मीद है रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों से? क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा अनुमान है वो मुनाफा जो है इनका करीब 6,000 करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है, जो 6,318 करोड़ पिछले क्वार्टर में था। वहीं एबिटा में आप देखेंगे तो एबिटा भी करीब 8,750 करोड़ के आसपास रहने का हमारा अनुमान है। तो जीआरएम जो एक बड़ा फैक्टर होता है जो रिलायंस में देखा जाता है, जिस पे बहुत नजर रहती है, वो करीब यहाँ पे 9 से $9.5 पर बैरल रह सकता है। ये काफी सिग्निफिकेंट है, ध्यान रखना चाहिए। पिछले क्वार्टर में $10 के आसपास था। इसके अलावा पेटकेम बिजनेस से भी नतीजों के जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उसमें हमारा जो मार्जिन्स है वो अगर आप देखेंगे तो वो अमूमन पिछले तिमाही के बराबर ही बना रहेगा, जबकि जो वॉल्यूम है उसमें एक बढ़त देखने को आपको मिलेगी इस दूसरी तिमाही के क्वार्टर में। तो जो नतीजे एक तरीके से मिलकर कुल आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि प्रॉफिट है या मार्जिन है वो कमोबेश पिछली तिमाही के अनुमान की तरफ से ही निकल के आ रहे हैं। और ये नतीजे इस लिहाज से भी है चूंकि बहुत ज्यादा क्रूड के प्राइसेस में इस बार पिछली तिमाही के मुकाबले थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी थी $50 के आसपास, तो उसका इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जी नीरज, बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं यानी कि CNBC आवाज, वो TV 18 का चैनल है और TV 18 और इसकी होल्डिंग कंपनी नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है। और आज अदानी ग्रुप को दुगनी खुशी मिली है। पहले तो कंपनी के $700 करोड़ के ऑस्ट्रेलिया प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंजूरी मिली है और दूसरा सस्ती दरों पर बिजली खरीदने के लिए रेल मंत्रालय ने भी अदानी पावर के साथ करार किया है। ऑस्ट्रेलिया ने अदानी एंटरप्राइजेस के कोल माइन और रेल प्रोजेक्ट को दोबारा मंजूरी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया 36 कड़ी शर्तों पर यह मंजूरी उन्होंने दी है। इस मंजूरी के बाद कंपनी $16.5 अरब के अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकेगी। इन दोनों खबरों के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार तेजी दिखी। इधर रेलवे ने 3 साल के लिए अदानी पावर के साथ बिजली खरीदने के लिए करार किया है। इस पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु से हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने खास बातचीत की। 50 मेगावाट के भी हमारी खपत कम नहीं होगी, लेकिन कीमत काफी कम होगी। और जो हम बिल्कुल दावे से कह सकते कि ये जो हम कदम और हमारे जो टंडन जी और हम सब मिलकर जो काम कर रहे हैं, इस सबका एक यदि ठोस नतीजा ये निकलेगा कि हम अगले 3 साल में, क्योंकि अभी तो 6 महीने बीत भी गए और हमने उसमें कदम उठाए, रेगुलेटरी इश्यूज को भी हम टैकल कर रहे हैं, लेकिन अगले 3 साल में हम दावे से कह सकते हैं कि कम से कम 5,000 करोड़ का सेविंग हम एनर्जी बिल में करेंगे। आज का जो 50 मेगावाट है उससे भी काफी सेविंग होगा। और सैंपल की जांच को लेकर नेस्ले इंडिया का रुख नरम हो गया है। कंपनी अब अपने नए सैंपल की जांच के लिए तैयार हो गई है। आज कंज्यूमर कोर्ट ने मैगी के 9 सैंपल्स की पड़ताल के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 26 अक्टूबर तक का समय नेस्ले इंडिया को दिया और 23 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होनी है। और मुंबई में जल्दी ही गुलजार होंगे बार। पूरी खबर ब्रेक के बाद।
मुंबई में डांस बार पर लगी रोक हट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि डांस बार में सिर्फ डांस होगा, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने रेगुलेटरी अथॉरिटीज को अश्लीलता की परिभाषा तय करने को कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि डांस बार पर प्रतिबंध से इससे जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। इसलिए कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के कानून 33A पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कल तक महाराष्ट्र सरकार से जवाब ही मांगा है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि कोर्ट ने अश्लीलता रोकने की जिम्मेदारी सरकार को दी है और वो उसे निभाएगी। साथ ही पूरे फैसले को देखने के बाद सरकार अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी। राज्य सरकार का ये आज भी मानना है कि डांस बार बंदी के बारे में जो कानून हमने पास किया था वो उचित था और इसलिए राज्य सरकार उस कानून को समर्थन करेगी। और डांस बार पर हमारी खास चर्चा देखने ना भूलिए आज रात 11 बजे। कई साल की देरी से चल रहे रोड प्रोजेक्ट्स के काम में तेजी लाने के सरकारी प्रयास अब नतीजे दिखाने लगे हैं। इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे, जिसका काम इस साल के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लेने के लिए आज सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद जा पहुंचे ग्राउंड जीरो पर। कई कारणों से रुके हुए रोड प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए सरकार ने कई अहम ऐलान किए हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है दिल्ली जयपुर हाईवे। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज इस प्रोजेक्ट का जायजा लेने खुद जा रहे हैं और इस सफर में उनके साथ है CNBC आवाज। परिवहन मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे रोड सेक्टर को और मजबूत बनाया जा सके और आज वो निकल पड़े हैं दिल्ली जयपुर हाईवे का जायजा लेने। साल 2008 से अटका पड़ा ये प्रोजेक्ट अब पूरा होने जा रहा है। जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और नकदी की समस्या के कारण ये प्रोजेक्ट लेट लतीफी का शिकार हुआ है। अधूरा काम पड़ा था, बैंकों ने फाइनेंस करना बंद कर दिया था। इसकी वेरियस रीजंस थे। लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम था, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, रेलवे ओवरब्रिजेस के प्रॉब्लम थे, बैंकिंग के प्रॉब्लम थे, लिटिगेशन हुई थी। और अब 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और दिसंबर के पहले हम इसको 95% पूरा करेंगे। 2-3 बड़े फ्लाईओवर्स है वो मार्च तक पूरे हो जाएंगे और 100% ये काम पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के 6 लेनिंग का काम करीब पूरा हो चुका है। हरियाणा और राजस्थान में फैले इस हाईवे में 50 फ्लाईओवर पहले ही तैयार हैं। बाकी 7 अगले साल मार्च तक तैयार हो जाएंगे। दिल्ली जयपुर हाईवे का ये वही स्ट्रेच है जहां पर फिलहाल काम चल रहा है और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हैं। कुल मिला के काम तेज गति से चल तो रहा है और जिस तरह से सरकार को लग रहा है कि दिसंबर 2015 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, कहना फिलहाल मुश्किल है कि 2015 तक पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन काम देख के लग रहा है कि काम वाकई में हो रहा है और गति आई है इस रोड प्रोजेक्ट में। हाईवे के ट्रैफिक को रेगुलेट करने के अलावा सरकार दिल्ली शहर का ट्रैफिक कंजेशन कम करने के लिए भी रिंग रोड के काम पर जोर दे रही है। दोनों रोड पूरे होने से एकदम दिल्ली का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने की है कि दिल्ली का ये जो ट्रैफिक है जाम, इसका स्टडी करने के लिए कंपनी को काम दिया है और वर्ल्ड में ही होता है कि क्यों ट्रैफिक जाम है, कहाँ अंडरपास बनाना है, कहाँ क्या करना है। उसका रिपोर्ट मुझे अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक आ जाएगा। दिल्ली से जयपुर के बीच का सफर तय करने में फिलहाल आपको 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि NH8 का काम पूरा होने के बाद ये सफर आप 3 घंटे में ही पूरा कर पाएंगे। सरकार का यह दावा कितना सच साबित होता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है कि दिसंबर अंत तक देश के सभी रुके हुए प्रोजेक्ट्स को चालू कर दिया जाएगा। दीपक साहू, NH8, दारूहेड़ा। और सुपरहिट साबित हुई है ई रिटेलर्स की सेल। किसने बेचे हैं 10 घंटे में 5 लाख मोबाइल? देखिए इस ब्रेक के बाद। ई रिटेलरों की सेल इस बार काफी धमाकेदार साबित हो रही है। फ्लिपकार्ट की ऑनलाइन सेल ने मोबाइल की बिक्री में एक नया रिकॉर्ड बना डाला है। एक आंकड़े के मुताबिक कंपनी ने सिर्फ 10 घंटे में 5 लाख मोबाइल हैंडसेट बेच दिए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। मोबाइल फोन की जो बिक्री हो रही है उसमें 75% से ज्यादा मोबाइल 4G हैं।
मेट्रो शहर बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में सबसे ज्यादा ऑर्डर आए हैं। वहीं टियर 2 और टियर 3 शहरों से भी डिमांड बहुत ज्यादा है। वहीं अमेजॉन इंडिया की फेस्टिवल सेल भी काफी धमाकेदार रही है। कंपनी का मानना है कि इस साल सेल कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी सेल है। ये सेल अभी तक जैसे हमने देखा है लास्ट 2 दिनों में, ये हमारी अमेजॉन इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी सेल होगी। जो पहला दिन था सेल का, वो हमारी हिस्ट्री में सबसे बड़ा दिन था। पिछली दिवाली के मुकाबले 4 गुना बड़ा, और जो पिछला बड़ा दिन था हमारा सबसे बड़ा दिन जो ग्रेट इंडियन फ्रीडम सेल में था, उससे 2 गुना बड़ा। सो ट्रेमेंडस रिस्पांस। और सबसे बड़ी खुशी हमें इस बात की है कि कस्टमर्स जो हैं उनको हम सर्व कर पा रहे हैं बिना किसी ग्लिचेस के। हम जो आइटम्स जो खरीद रहे हैं हम उनको बहुत रैपिडली डिस्पैच और बहुत रैपिडली उनके हाथ में पहुंचा पा रहे हैं और टाइम पे पहुंचा पा रहे हैं। और नवरात्र शुरू हो चुके हैं। गुजरात में डांडिया की धूम है, गरबा के रंग भी खूब दिख रहे हैं। आपको ले चलते हैं सूरत। जाते जाते छोड़ जाते हैं रंगारंग गरबा के साथ।